श्रद्धा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्काई क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। आज हम उसके आगे की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो बात करते हैं डेवलपमेंट को, विकास को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो मेन कारक है वो सिर्फ दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता और वातावरण विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो इम्पॉर्टेंट है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता एंड वातावरण। ठीक, इसके कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, अंतः और बाह्य फैक्टर्स भी होते हैं इसके कुछ, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारा जो विकास है उसको प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है, आनुवंशिकता होती क्या है। आनुवंशिकता क्या होती है? All the qualities that a child has inherited from the parents called heredity. All the qualities that a child has inherited from his or her parents called heredity. इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी गुण या अवगुण, जितने भी गुण या अवगुण एक बालक को विरासत में उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा आनुवंशिकता कहलाती है। जितने भी गुण या अवगुण विरासत में उसके पेरेंट्स से बच्चे को मिलते हैं, वो हमारी कहलाती है आनुवंशिकता। ठीक, बात समझ आ गई? इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी। कई बार बहुत बार बीमारियां भी ट्रांसफ़र होती हैं, जीन्स टू जीन्स बीमारियां भी ट्रांसफ़र होती है। ठीक, जैसे ब्लड प्रेशर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो चांसेस होते हैं कि उसके जो बेबी होगा, मतलब जो आने वाली जनरेशन होगी, उनको भी प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे चांसेस हों। डिप्रेशन अगर किसी के पेरेंट्स को है तो 40% चांसेस होते हैं कि बच्चा भी आगे जाके डिप्रेशन ले सकता है, मतलब डिप्रेशन में जा सकता है, उसके चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। डायबिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी हैं जो बच्चों को इनहेरिटेड होती हैं, मतलब जो बच्चों को हेरिडिटी से मिल जाती हैं। और बहुत सारे अच्छे गुण भी होते हैं। ठीक है, गुण और अवगुण दोनों की बात यहाँ चल रही है, गुण और अवगुण दोनों की बात चल रही है यहाँ हेरिडिटी में। जो गुण और अवगुण दोनों बच्चे को विरासत में मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारी हेरिडिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारी आनुवंशिकता कहलाते हैं। ठीक है, अब आनुवंशिकता के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। ये क्या करती है? हेरिडिटी प्रोवाइड्स बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। आनुवंशिकता क्या करती है? जो हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको क्या करती है? अफेक्ट करती है। क्या करती है? उसको अफेक्ट करती है, विकास करती है हमारे व्यक्तित्व का, विकास करने में सहायक होती है हमारे व्यक्तित्व का। ह्यूमन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास करने में ये सहायक होती है। व्यक्तित्व का विकास करने में जो आनुवंशिकता होती है वो सहायक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन बोर्न विद। हेरिडिटी वो प्रक्रिया है जिसके साथ मनुष्य जन्म लेता है। मतलब हेरिडिटी जो होती है इवन कॉन्सेप्शन से स्टार्ट हो जाती है। इवन एक सेल भी अगर फॉर्म हो रहा है तभी से जो हमारी हेरिडिटी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो गुण होते हैं या अवगुण, जितनी भी चीज़ें होती है वो डीएनए की फॉर्म में बच्चे के अंदर ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है एक सेल के बनने के साथ साथ। जाइगोट के फॉर्म होते ही बच्चे के अंदर हेरिडिटी जन्म ले लेती है। ठीक है, तो हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन बोर्न विद। हेरिडिटी वह है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है, जिसके साथ बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है। हेरिडिटी देखो, हेरिडिटी जो होती है हमारी स्टैटिक होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमें हेरिडिटी से मिली हैं, आनुवंशिकता से जो चीज़ें हमें मिली हैं, उनको क्या नहीं कर सकते? आप चेंज नहीं कर सकते। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें बट उनको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी आइज का कलर, वो बात अलग है कि हम आजकल क्या लेंस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो वो हम कर लेते हैं, बट वो क्या है? वो टेम्परेरी चेंज है, वो परमानेंट चेंज नहीं है। लेंस लगा लिए फिर हटा देते हैं। ठीक है, तो या फिर हमारी आवाज़, वो हमारी हेरिडिटी से मिली है। ठीक है, तो जो हमारी आवाज़ होती है, हमारी आइज होती है, हमारे हेयर्स का कलर होता है, कलर्स वगैरह हेयर्स का कलर करा लेते हैं, चेंज हो जाते हैं, बट
जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? हमारी हेरिडिटी। जो नेचुरल हमें प्रकृति से मिला है, नेचर, हेरिडिटी को क्या बोलते हैं? नेचर। जो नेचर और नर्चर की बात अभी हम करेंगे, नेचर और नर्चर की बात करेंगे। हेरिडिटी को क्या बोलते हैं? नेचर। जो नेचर ने हमें दिया है, जो प्रकृति से हमें मिला है, वो क्या होगी? हमारी हेरिडिटी होगी। हमारे हेयर्स का कलर, हमारे आईज का कलर, ठीक, इवन हमारे फेस के फीचर्स, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं? हेरिडिटी से मिलते हैं। ठीक है, बच्चा किस पे जाएगा? पेरेंट्स पे जाता है, अपने पूर्वजों पे ही जाता है। ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स पे नहीं गया, अपने दादा दादी पे चला गया, तो क्या हो रहा है? वो पूर्वजों पे जा रहा है ना, अपने जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके जनरेशन टू जनरेशन उसके जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो हेरिडिटी होती है वो क्या होती है? स्टैटिक होती है, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब कुछ कर सकते हैं कि जैसे मैंने लेंस वाला बताया कि लेंस को टेम्परेरी लगा लेते हैं, तो साइंटिफिक तरीके से कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक किसी पर्सन की हाइट है, ठीक है, तो वो क्या है, उसके जीन्स में है कि उसकी हाइट उतनी ही ग्रो करेगी। ठीक, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि और ज़्यादा उसकी हाइट हम किसी भी तरीके से ग्रो कर पाए। जितनी उसके जीन्स में होगी, पहले से डिसाइडेड होगी, तो उसकी हाइट उतनी ही होगी। ठीक, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ होती है, सभी गुण अवगुण। बहुत बार ऐसा होता है कि इवन टेम्परामेंट जो होता है हमारा, गुस्सा कम या ज़्यादा, वो भी हमारे हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। टेम्परामेंट भी हमारा हेरिडिटी पे डिपेंड करेगा। टेम्परामेंट भी हमारा हेरिडिटी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी हेरिडिटी के अंदर, जो हमें विरासत में हमारे पेरेंट्स से मिली हुई होती है। उनको क्या बोलते हैं हम? आनुवांशिकता। हेरिडिटी का बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, जो मेन दो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण, इन दो चीज़ों का ही बच्चे के ऊपर, बच्चे के विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, हाईली अफेक्ट करते हैं ये बच्चे को। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या करेंगे? बच्चे को हाईली अफेक्ट करेंगे। हेरिडिटी के जीन्स में, बच्चे के, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बच्चे के जीन्स में, बच्चे के डीएनए में इंफॉर्मेशन जो होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। जब वो एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है, जब बच्चा एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है, तो वो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन उसकी बाहर निकलती है। वो एनवायरनमेंट से जब इंटरेक्ट करता है बच्चा, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात हम कर रहे हैं। हेरिडिटी की बात हमारी हो गई। देखो, हेरिडिटी सेट्स द लिमिट फॉर डेवलपमेंट। हेरिडिटी क्या करती है? एक लिमिट सेट कर देती है डेवलपमेंट के लिए। जैसे एक लिमिट सेट कर दी है हेरिडिटी कि बच्चे का जो विकास है वो यहीं तक होगा। ठीक, हेरिडिटी क्या करेगी? लिमिट सेट कर देगी। उसके बीच में क्या आता है? उसके बीच में आता है हमारा एनवायरनमेंट। ठीक, जो बच्चा होता है वो इसी के अंदर प्ले करता रहता है एक तरीके से। ठीक है, हेरिडिटी एक लिमिट सेट कर देती है बच्चे की, जो बच्चे का विकास है वो यहीं तक पॉसिबल होगा। हेरिडिटी हमें पहले से ही बता देती है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें एनवायरनमेंट का रोल नहीं होता। एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट से ही पूरा जो गेम होता है वो पलट जाता है। ठीक, तो इसके बीच में जो आएगा हमारा वो एनवायरनमेंट आएगा। ठीक, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 50% एनवायरनमेंट है हमारा और 50% हेरिडिटी है। तो ये भी नहीं बोल सकते हम कि दोनों अगर एक को भी निकाल दें तो कि एक ही कारक हमारा प्रभावित करेगा विकास को बच्चे के, ऐसा नहीं है। दोनों बराबर बराबर प्रभावित करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम इनको 50% बोल दें, हम इनको 50% भी नहीं बोल सकते। 50% भी हम इनको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एनवायरनमेंट पूरा गेम चेंज कर देता है। जैसे बच्चे की हेरिडिटी से बच्चे को कुछ और गुण मिले हैं। ठीक, बच्चा मतलब बच्चे के पेरेंट्स जो है बहुत संस्कारी हैं, बहुत सुशील हैं, लाइक दिस टाइप। तो बच्चा भी क्या करेगा? ऐसी फैमिली में जब वो बड़ा होगा तो वो भी उसी तरीके का बिहेव करेगा। वो भी समाज के वैल्यूज को, उसकी समाज की रूल्स को अच्छे से फॉलो करेगा। बट ऐसा बहुत बार हो जाता है कि बच्चा किसी गलत संगत में आ गया। ठीक, उसका क्या हो गया? एनवायरनमेंट हो गया। 5 गलत लोगों के साथ वो बैठने लगा,
जो शराब पीते हैं या फिर मतलब बहुत गलत संगति में वो पड़ गया, तो क्या हो गया उसका एनवायरमेंट, यहाँ उसका क्या करेगा, एनवायरमेंट काम करेगा, उसकी हेरिडिटी पीछे रह जाएगी और एनवायरमेंट उसका आगे आ जाएगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट के संपर्क में आकर बच्चा उसी तरीके से बिहेव करने लगेगा जैसे उसके फ्रेंड्स है, जैसे उसके फ्रेंड्स के साथ वो बैठ रहा है, जैसे संगति में वो बैठ रहा है, वैसे ही बच्चा बिहेव करने लगेगा। तो क्या हो गया, उसकी हेरिडिटी पीछे रह गई और एनवायरमेंट का जो रोल है वो ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि 50-50% दोनों का रोल होता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बट एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वुडवर्थ, उन्होंने बोला है कि जो बालक का विकास होता है उसको हेरिडिटी और वातावरण इक्वली प्रभावित करते हैं। इक्वली प्रभावित करने का मतलब ये नहीं है कि 50-50 प्रभावित करते हैं। इक्वली प्रभावित करने का मतलब ये है कि इनमें से एक चीज को भी नकारा नहीं जा सकता, एक चीज को भी नकारा नहीं जा सकता, दोनों चीजें बराबर बच्चों को प्रभावित करेंगी। ठीक है, बच्चे को प्रभावित करने में दोनों का ही रोल होगा, एक चीज को भी हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो हेरिडिटी सेट्स द लिमिट फॉर डेवलपमेंट, हाउ फार वी कैन गो डिसाइडेड बाय हेरिडिटी। हम बच्चा कितनी दूर तक जाएगा, उसका विकास किस हद तक होगा, वो कौन डिसाइड करेगा हमारा, वो हमारी हेरिडिटी डिसाइड करेगी। ठीक, यहाँ तक की बात आई थिंक आपको आई होप समझ में आ गई थी। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हेरिडिटी, ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स कॉल्ड हेरिडिटी। जितने भी गुण अवगुण बच्चे को उसके पेरेंट्स से विरासत में मिले हैं, बहुत विरासत में मिलती है ना प्रॉपर्टीज, वैसे ही बच्चे को क्या ये सब विरासत में मिलता है, फ्री मिलता है बच्चे को सारे गुण और अवगुण। ठीक है, जितने भी गुण और अवगुण बच्चे को विरासत में मिले हैं, इनहेरिटेड विरासत में मिले हैं, जितने भी गुण और अवगुण बच्चे को विरासत में मिले हैं उसके पेरेंट्स से, वो सब क्या कहलाते हैं, अनुवांशिकता कहलाते हैं। नेक्स्ट, अनुवांशिकता हमारी प्रोवाइड करती है बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा हेरिडिटी डिसाइड करेगी। एनवायरमेंट को भी हम उसमें नहीं भूल सकते, उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिस प्रोवाइड करती है, देखो यहाँ बेसिस की बात करेंगे। ठीक है, बेसिस जो प्रोवाइड करती है, एक आधार जो प्रोवाइड करती है, वो कौन प्रोवाइड करती है, हमारी हेरिडिटी प्रोवाइड करती है। एक आधार प्रदान करती है हमारी हेरिडिटी की जो बालक का व्यक्तित्व होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा हेरिडिटी प्रोवाइड करेगी। आगे वो जिस तरीके से बढ़ेगा वो उसमें एनवायरमेंट का रोल भी आ जाएगा, पर जो बेस है वो किसने दिया, बेस हमारा दिया हेरिडिटी ने। ठीक, आगे बात करते हैं। हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज बोर्न विद। हेरिडिटी क्या है, जिसके साथ एक मनुष्य, एक बच्चा जन्म लेता है, वो क्या है, उसकी हेरिडिटी है। एक सेल के फॉर्म होते ही बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे के अंदर पैकेट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आने लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं हेरिडिटी जो होती है हमारी स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, स्टैटिक इसको चेंज नहीं किया जा सकता, हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी हाइट जितनी डिसाइडेड है हमारे जीन्स में, हमारी हाइट उतनी ही इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड हमारे हेयर्स का कलर, हमारी हेयर्स की इवन ग्रोथ तक जो होती है वो हेरिडिटी से प्रभावित होती है। आईज का कलर, फेस के फीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, हेरिडिटी से मिलते हैं। बॉडी की शेप भी हमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे पेरेंट्स से ही मिलती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, अनुवांशिकता से मिलते हैं। हेरिडिटी सेट्स द लिमिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये क्या कर देती है, एक लिमिट सेट कर देती है कि बच्चे का ग्रोथ जो है, बच्चे का जो विकास है वो इसी लिमिट तक डिसाइडेड है और वो यहीं तक पॉसिबल होगा। उसके बीच में क्या आ जाता है, हमारा एनवायरमेंट आ जाता है, बच्चा उसी के साथ खेलता रहता है, उसी के साथ प्ले करता रहता है। ठीक है, खेलने का मतलब ये नहीं है कि वैसे खेल रहा है, कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में एनवायरमेंट आ जाएगा तो बच्चा उसके इंटरेक्ट करके एनवायरमेंट के साथ उसी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। पर जो बेस है वो हेरिडिटी प्रोवाइड करती है, और जो लिमिट सेट करती है, एंडिंग लिमिट जो होती है बच्चे के विकास की, वो भी कौन सेट करती है, वो हेरिडिटी ही सेट करती है। जैसे मैंने भी आपको हाइट वाला एग्जाम्पल बताया, बच्चे की हाइट बढ़नी शुरू होती है तो बेस किसने प्रोवाइड किया, हेरिडिटी ने प्रोवाइड किया, और बच्चे की हाइट एक टाइम पे जाके
रुक जाएगी तो वो भी किसने प्रोवाइड किया हमें, वो भी हमारा हेरिडिटी ने हमें प्रोवाइड किया। उसने क्या किया, एक लिमिट जाके सेट कर दी कि बच्चे की जो हाइट है वो यहीं तक बढ़ेगी, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हाइट का जो डेवलपमेंट है वो यहीं तक होगा, तो उसने एक लिमिट सेट कर दी। ठीक है, तो बेस की प्रोवाइड किसने किया, हेरिडिटी ने किया, और जो लिमिट सेट की है एंडिंग लिमिट विकास की, वो भी किसने सेट की, हमारी हेरिडिटी ने सेट की। हेरिडिटी से टेम्परामेंट मैंने बताया, बच्चे का नेचर कैसा होगा, ये सब भी उसकी हेरिडिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बौद्धिक क्षमता जो होती है बच्चे की, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है बच्चे की, वो हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से। ठीक है, जो बौद्धिक क्षमता होती है बच्चे की वो हाईली रिलेटेड होती है उसकी हेरिडिटी से। उसके पेरेंट्स का दिमाग मतलब कितना कैसा है, किस फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं, बच्चा भी प्रोबेबिलिटी होगी कि उसी फील्ड में जाएगा। ठीक है, ये बोलता है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता है, ठीक, तो वो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनना ही है कंपलसरी है, ऐसा नहीं होता। बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें क्या है, जीन्स से आई, अपने पेरेंट्स से, उसके अंदर आ गई, फिर क्या हुआ, एनवायरमेंट का रोल आ गया। बच्चा जिस तरीके से उस एनवायरमेंट में बड़ा हुआ, उसने अपने पेरेंट्स को एज अ डॉक्टर देखा, वो लाइफ देखी उसने, तो क्या हुआ, उसके अंदर भी वो गुण आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, स्पोर्ट्समैन का बच्चा प्रोबेबिलिटी है कि स्पोर्ट्समैन बन जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्समैन ही बनेगा, पर उसके अंदर जो गुण होते हैं वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह होंगे। एक लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक पर्सन है, भाषाविद है, उसका बच्चा वो लिटरेचर वगैरह अपने पेरेंट्स को करते लिखते हुए देखता है, साहित्य वगैरह, तो वो उसके अंदर भी वो क्या है, वो गुण खुद से आने शुरू हो जाएंगे। कुछ उसे जेनेटिकली मिल गए और कुछ उसे एनवायरमेंट से मिल जाएंगे, तो उसके अंदर क्या है, वो गुण आने शुरू हो जाएंगे, तो वो बच्चा उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा और चांसेस है कि वो आगे चलकर अपने पेरेंट्स की तरह ही इन फ्यूचर में वर्क करे। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा इतनी बात होगी हमारी हेरिडिटी। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है हमारी बौद्धिक क्षमता, वो हमारी हेरिडिटी से हमें ज़्यादा रिलेटेड होती है, हेरिडिटी से हमें मिलती है। ठीक है, एनवायरमेंट का भी रोल होता है कि कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ करके बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, बट जो हाईली रिलेटेड होती है, मतलब जो ज़्यादा प्रभावित होती है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, वो किससे होती है, हमारी हेरिडिटी से होती है, हमारे पेरेंट्स से होती है, हमारे जीन्स से हमें मिलती है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे कि हम जाइगोट फॉर्मेशन वगैरह क्वेश्चन पूछ लेता है, वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है एग का, तो तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जाइगोट में हमारे युग्मनज में हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या होता है, हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें क्या होता है 23 पेयर्स होते हैं हमारे, जिसमें हमारे 23 पेयर्स होते हैं, 23 हमारे जोड़े होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना है, इनको पूछ जाता है क्वेश्चन, यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक, तो जो हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जब सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स 23 आर फ्रॉम फीमेल एंड 23 आर फ्रॉम मेल। ठीक है, 23 जो क्रोमोसोम्स होंगे, 23 गुणसूत्र जो होंगे वो कहाँ से मिलेंगे बच्चे को, मदर से मिलेंगे, और जो 23 गुणसूत्र होंगे वो बच्चे को कहाँ से मिलेंगे, वो बच्चे को मिलेंगे उसके फादर से। तो टोटल कितने हो गए पेयर हमारे, 23 पेयर्स हो गए, 23 हमारे जोड़े हो गए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे XX गुणसूत्र होते हैं, जो हमारे XX गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, महिलाओं में पाए जाएंगे, फीमेल्स में पाए जाएंगे। जो हमारा XY गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, हमारे मेल्स में पाए जाएंगे। जो XY होते हैं वो हमारे मेल्स में पाए जाएंगे, और जो XX होते हैं वो हमारे फीमेल्स में पाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट, आउट ऑफ 23 पेयर्स में से याद रखेंगे टोटल क्रोमोसोम्स होता है 46, 23 क्रोमोसोम्स मदर से, 23 फादर से, हो गया। पर पेयर कितने होता है, अगर पेयर की बात करें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे,
पेयर की अगर बात करता है तो पेयर कितने होते हैं, पेयर 23 होते हैं, ठीक, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं सेम होते हैं, 22 पेयर सेम होते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है। सेम होने की वजह से उनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे उनको, ऑटोसोम्स। जैसे क्रोमोसोम्स है उनको बोलेंगे ऑटोसोम्स। 22 पेयर्स हमारे सेम होते हैं, इसलिए 22 पेयर्स को क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स। सेम मतलब ऑटोसोम का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल, जो जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने 23rd पेयर, 23rd पेयर, देखो 23rd पेयर है, 23 पेयर्स नहीं है, 23rd, जो 23वां जोड़ा, जो 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा जो है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको सेक्स क्रोमोसोम, जो बच्चे का लिंग डिसाइड करता है, जो बच्चे का जेंडर डिसाइड करेगा कि बच्चा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। वो कौन सा डिसाइड करेगा, कौन सा जोड़ा डिसाइड करेगा, 23rd पेयर हमारा डिसाइड करेगा। मैंने आपको बता दिया, अगर जो XX से गुणसूत्र होते हैं वो फीमेल्स में होते हैं, जो XY होते हैं वो मेल्स में होते हैं। अगर ये बायो का टॉपिक है बट चाइल्ड डेवलपमेंट में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर X फीमेल का X और मेल का Y इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेबी चाइल्ड जो होगा वो मेल होगा, और फीमेल का X और मेल का X रिएक्ट करेंगे तो बेबी चाइल्ड जो हो जाएगा वो फीमेल हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिए, क्योंकि फीमेल से क्या होता है, XX होता है, तो XX अगर बनेगा तो फीमेल चाइल्ड होगा, बच्चा क्या होगा, लड़की होगी, ठीक। अगर XY फॉर्म होगा तो क्या होगा, बच्चा लड़का होगा, बॉय चाइल्ड बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम बात करते हैं, एक डिसीज होती है ट्राइसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम्स को बोलते हैं, ठीक है। एक डिसीज होती है ट्राइसोमी 21 और क्या बोलते हैं इसको, डाउन सिंड्रोम। हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, हिंदी में कोई अलग नेम नहीं है इसका, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है कि डाउन सिंड्रोम किस वजह से हमारी होती है। तो जो हमारे मैंने बताया कि टोटल पेयर्स कितने होते हैं, हमारे 23 होते हैं, तो उसमें से जो हमारे 23rd पेयर मैंने बता दिया, बच्चे का जेंडर डिसाइड करेगा, बच्चे का लिंग डिसाइड करेगा कि बच्चा मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक। जो हमारा 21st पेयर होता है, गुणसूत्र का जो हमारा 21st जोड़ा होता है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से ये डिसीज हो जाती है। देखो यहाँ नेम लिखा है 21, ट्राइसोमी 21, दैट इज 21st पेयर में हमारे कुछ प्रॉब्लम है तो हमें डिसीज हो गई। और डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 कम ही देता है क्योंकि बच्चे पहचान लेते हैं 21 से, डाउन सिंड्रोम ज़्यादा देता है, नाम लिखा हुआ, ठीक। तो क्या होता है, ए डिसीज इन 21st क्रोमोसोम पेयर ड्यू टू एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रोडक्शन। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो होता है बच्चे के अंदर DNA में उसके ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब इसकी वजह से, बीमारी की वजह से होगा क्या, इसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डिलेज, जो बच्चे का विकास है वो क्या हो जाएगा, बहुत धीमी हो जाएगा। जैसे जहाँ बच्चे को 9 महीने का 10 महीने का चलना था या 1 साल तक का भी बच्चा चलता है, वो बच्चा 2 साल तक भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। इवन जो उसके फीचर्स होंगे फेस के वो फ्लैट होंगे, फ्लैट टाइप मतलब नाक छोटी सी, आँखें बहुत छोटी छोटी सी, ठीक है, लिप्स भी बहुत मतलब अंदर की साइड होंगे, फ्लैट फेस उसका दिखेगा, और भी उसके मतलब जो जितने भी उसके विकास हैं वो सारे उन पर सब पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मेंटली वो बच्चा बहुत धीमे तरीके से सीखेगा चीज़ों को, जैसे एक्टिव बच्चे जो होते हैं उनकी तरह वो बिहेव नहीं करेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस डिसीज की वजह से बच्चे के अंदर हो जाती है, बच्चे के विकास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से बच्चे के अंदर हो जाती है, बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, ठीक। फिर याद रखेंगे ट्राइसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है, 21st क्रोमोसोम पेयर में कमी होने की वजह से, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस होने की वजह से ये बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे का विकास है वो धीरे हो जाता है, बहुत धीमे रेट से बच्चे का विकास होता है, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। पहले बात की हमने हेरिडिटी की, उसके बाद सेल फॉर्मेशन की हमने बात की है, जाइगोट की मैंने आपको बात बताई, उसके बाद पेयर्स के बारे में बात की, क्रोमोसोम पेयर्स कितने होते हैं, ठीक है, वो हमने बात कर ली। अब हमने डिसीज के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरनमेंट, वातावरण के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं।
एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। हेरिडिटी की हमारी बात हो चुकी है, एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, वातावरण के बारे में बात करेंगे। ठीक, द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स, हिज और हर जीन्स। इसकी बात, इसका क्या मतलब हो, देखो इस बात पर फोकस करें। एक्सेप्ट हिज और हर जीन्स मतलब क्या है? एनवायरनमेंट वो सब कुछ है, एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, जो एक बच्चे को या पर्सन को अफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो एक बच्चे को या इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, एक्सेप्ट हिज जीन्स, मतलब उसके जीन्स को अफेक्ट नहीं करता। ठीक, उसके जीन्स को छोड़कर सब कुछ अफेक्ट करता है क्या? एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके जीन्स को छोड़, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीन्स कहाँ होते हैं हमारे, हेरिडिटी से हमें मिलता है, और हेरिडिटी जो होती है हमारी वो क्या होती है? स्टैटिक होती है। हेरिडिटी हमारी क्या होती है? स्टैटिक होती है। हेरिडिटी में परिवर्तन संभव नहीं है, हेरिडिटी में परिवर्तन संभव नहीं है, बल्कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। एनवायरनमेंट होता है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब परिवर्तनशील। एनवायरनमेंट जो होता है हमारा वो होता है परिवर्तनशील। और जो हमारी हेरिडिटी होती है, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। ठीक, तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको छोटी छोटी बातों पर फोकस करके चलना है। जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारा डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील होता है हमारा एनवायरनमेंट। और जो हमारी हेरिडिटी होती है, मैंने बताया वो क्या होती है? स्टैटिक होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमें नेचर से नेचुरली जो हमें मिला है, प्रकृति ने जो हमें नेचुरली दिया है, हमारे पेरेंट्स से विरासत में मिला है जो हमें, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर एनवायरनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, सिवाय उसके जीन्स के, उसकी हेरिडिटी के। उसके जीन्स को छोड़कर बाकी सारी चीजें जितनी भी होंगी वो सब अफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट। ठीक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे वातावरण के कारक होते हैं, वो क्या करते हैं? एक पर्सन के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, एक पर्सन के डेवलपमेंट को, विकास को प्रभावित करते हैं। ये बात तो हम पढ़ ही रहे हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक में दो मेन है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो वही बात है कि विकास को बालक के इन्फ्लुएंस करते हैं एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग्स। एनवायरनमेंट में क्या जाता है? उसकी सराउंडिंग्स के सारे पहलू आ जाते हैं, सारे पक्ष उसके आ जाते हैं, उसके परिवेश के सारे पक्ष आ जाते हैं। परिवेश, सराउंडिंग मतलब परिवेश, जो बच्चे के आसपास है। जैसे कौन कौन से सराउंडिंग्स है उसके आसपास? जैसे हो गया फिजिकल, हो गया सोशल, हो गया मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इमोशनल फोर्सेज। ये सारे जितने भी फोर्सेज है, इन सबको क्या है? वातावरण के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। जैसे मान लो बच्चे का शारीरिक विकास जो होगा वो भी वातावरण पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा? देखो ये सारे ना आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, जो हमारा शारीरिक पक्ष होगा, अगर बालक की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा है, तो उसकी फिजिकल ग्रोथ जो होगी वो ठीक से नहीं हो पाएगी, फिजिकल डेवलपमेंट उसका प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? उसका एनवायरमेंटल फैक्टर है जो उसे अफेक्ट करता है। सामाजिक तरीके से बच्चे को अफेक्ट करेगा एनवायरमेंट। सामाजिक तरीके से कैसे अफेक्ट करेगा एनवायरमेंट? किसी बच्चे का समाज किस तरीके का है, किसी बच्चे का समाज किस तरीके का है, किस तरीके के समाज में वो रहता है, किस तरीके के लोगों से वो मिलता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि वो 5 शराबी लोगों के पास बैठा है बच्चा, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे उन्हीं के जैसा बन जाएगा। ठीक, वहीं अगर वो 5 अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ रह रहा है, ठीक है, जो बच्चे अच्छे से डेवलप हो रहे हैं उनके साथ रह रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ रह रहा है, ठीक, जो उसको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के साथ अगर वो रह रहा है
तो उसकी लाइफ में कुछ और हो जाएगी। तो वही बात है कि ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं आपस में को रिलेटेड होते हैं और बच्चे के एनवायरनमेंट में सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इनका प्रभाव बच्चे पे पड़ता ही पड़ता है। मोरल फैक्टर्स हो गए हमारे। अगर बच्चा मोरलिटी की साइड जाएगा तो वो उसका डेवलपमेंट जो होगा मोरली जो डेवलप हो पाएगा बच्चा वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, जैसे गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर इस तरीके की अगर वो बुक्स वगैरह पढ़ेगा तो बच्चा क्या होगा उसके अंदर मोरलिटी डेवलप होगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिकल कंडीशंस और पॉलिटिकल कल्चरल। इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है बच्चे की उसका बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सामाजिक तरीके से भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका, और फिजिकल शारीरिक जो विकास होगा उसका बच्चे का नहीं हो पाएगा अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो। ठीक है, बाकी हमारा पॉलिटिकल हो गया, सांस्कृतिक हो गया। जिस संस्कृति में बच्चा रहता है उसी संस्कृति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, इमोशनल फोर्सेस हो गए। अगर मतलब बच्चा देख रहा है अपने आसपास कि सब रो रहे हैं, मतलब छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं, तो वो उसका बच्चे का क्या होगा नेचर उसी तरीके का बन जाएगा। अगर उसको देख रहा है कि उसकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल रहते हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है तो हंस के डाल देते हैं कि अच्छा अरे कुछ नहीं है, सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, बोल देते हैं कि कुछ भी चीज़ स्टेबल नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स भी चली जाएंगी। तो बच्चा क्या होगा, बच्चे का माइंड सेट उसी तरीके का होता चला जाएगा, बच्चा भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वो बन जाएगा। वहीं अगर बच्चे के सामने कोई बार बार रो रहा है, गा रहा है कि मतलब ये हो गया हाय, ये हो गया हाय, वो हो गया, तो क्या होगा बच्चा भी फिर उसी तरीके से रिएक्ट करने लगेगा, बच्चा भी वैसे ही रेस्पॉन्ड करने लगेगा अपने एनवायरनमेंट को देखकर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चे को प्रभाव डालते हैं बच्चे के ऊपर। ये सारे फैक्टर्स, ये सब जितने भी फैक्टर्स हैं सब किसमें आएंगे बच्चे के, ये उसके एनवायरनमेंट में आएंगे, सब उसके एनवायरनमेंट में समाहित है। वो परिवेश में, उसके परिवेश में क्या चल रहा है, उसके आसपास सराउंडिंग्स में उसके क्या चल रहा है, वो सब बच्चे के ऊपर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। देखो जेनेटिकली तो उसके ऊपर प्रभाव होता ही है उसके पेरेंट्स का, पर जो आसपास के लोग रह रहे हैं वो भी उसके ऊपर लगातार क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ अकेली हेरिडिटी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती है या सिर्फ अकेला वातावरण बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है, ये हम नहीं बोल सकते। ठीक, दोनों चीजें बराबर बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट, बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट सो दैट, जिसकी वजह से ए चाइल्ड कैन फ्लोरिश, फ्लोरिश मतलब उन्नति करना। ठीक, उन्नति करना या फलना फूलना। ठीक है, उन्नति। अब इसका क्या मतलब हुआ, टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट, टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए बच्चे को बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट देने की। ठीक है, जो मानसिक विकास है उसका अच्छे से हो पाए या शारीरिक विकास उसका अच्छे से हो पाए, इस तरीके से बच्चे को बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट देने की टीचर को कोशिश करनी चाहिए, जिससे वो बच्चा क्या हो सके, फल फूल सके, फ्लोरिश हो सके, उन्नति कर सके अपने जीवन में। ठीक है, जो टीचर है वो उसकी हेरिडिटी को तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हेरिडिटी तो स्टैटिक होती है, वो जैसे हमें नेचर ने प्रोवाइड की है वो वैसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। पर क्या हो सकता है, टीचर जो होता है वो बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, क्लासरूम में वो बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से जो बच्चे का विकास है वो अच्छे तरीके से हो पाए, बच्चा जीवन में उन्नति कर सके, बच्चा जीवन में फ्लोरिश हो पाए, मतलब फल फूल सके, उन्नति कर सके, आगे बढ़ पाए अच्छे से, कि सारे विकास अच्छे से पॉसिबल हो पाए। ठीक है, जैसे अभी कोरोना टाइम की अगर बात करें तो कोरोना टाइम में जो फिजिकल एनवायरनमेंट था वो ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ इधर, कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा था। तो अगर स्कूल उस टाइम पर खोल भी दिए जाते, ओपन होते भी अगर स्कूल उस टाइम पे, तो पेरेंट्स जो थे अपने बच्चों को नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते, क्योंकि वो फिजिकल एनवायरनमेंट वहाँ का सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे एनवायरनमेंट जितने भी होते हैं ये बच्चे के लिए प्रॉपर होने बहुत जरूरी है, जिससे उसका डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। ठीक है, तो वही बात है, टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट, टीचर को बच्चे को एक बहुत अच्छा मेंटली एनवायरनमेंट उसको देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे बच्चा अपने जीवन में उन्नति कर सके, बढ़ सके अपने जीवन में, आगे लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के अंदर। ठीक, टीचर का बहुत
बच्चे का वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। इस तरीके का माहौल टीचर को क्लासरूम में क्रिएट करना चाहिए कि टीचर की बात बच्चे को अच्छे से समझ में आ पाए, जिससे उसका जो डेवलपमेंट है वो क्रिएट हो पाए। छोटे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं बच्चों को, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना सकते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज बच्चों को सुना सकते हैं क्लासरूम में। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे ही हम आधारित होते रहे, बस बुकिश लैंग्वेज बच्चे को पढ़ा दी जाए, फॉर एग्जाम्पल नहीं बताया जाए, कुछ क्रिएटिव चीज़ें उनसे नहीं कराई जाए, तो क्या होगा, बच्चा ना एक टाइम पे आके बोर हो जाएगा, उसका दिमाग पढ़ाई से हट जाएगा, उसका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, क्योंकि वो बोर हो रहा है। ठीक है, बच्चे को बोर ना हो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से उसको एक्टिव रखना चाहिए। सीटेट यही बोलता है कि बच्चा जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो क्वेश्चन ही ऐसे देता है, वो हमें बस ये देखना होता है बच्चा कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उसका जो फोकस रहता है बच्चे की एक्टिवनेस पे रहता है, जो रोड मेमोरी है उसको वो बिल्कुल नकार देता है। ठीक है, सीटेट में क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं, बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है, बच्चा कहाँ एक्टिव है। बच्चे को सुस्त नहीं रखना क्लासरूम में, बच्चे को एक्टिव रखना है, जिससे क्या हो, उसका जो डेवलपमेंट है वो ठीक से हो पाए, प्रॉपर्ली उसका डेवलपमेंट हो पाए। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि हेरिडिटी की हमने बात कर ली, एनवायरमेंट की हमने बात कर ली। ठीक है, अब नेचर और नर्चर की बात करते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेचर और नर्चर के बारे में। नेचर मैंने आपको बताया, नेचर किससे रिलेटेड होता है, हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, अनुवांशिकता से हमारा रिलेटेड होता है। क्या, नेचर हमारा अनुवांशिकता से रिलेटेड होता है। नेचर अनुवांशिकता से हमारा नेचर हाईली रिलेटेड होता है। और नर्चर अगर पोषण की बात करें तो ये कहाँ से मिलता है हमें, ये एनवायरमेंट से मिलता है। पोषण कहाँ से मिलेगा हमें, एनवायरमेंट से मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जीन्स में तो हमारे न्यूट्रिशन भरा हुआ नहीं है ना, उसके लिए तो हमें बाहर से डाइट लेनी पड़ती है, डेली लेनी पड़ती है, इससे एनर्जी बॉडी के अंदर आती रहे। वो कहाँ से मिलेगी हमें, एनवायरमेंट से मिलेगी। ठीक है, अब नेचर के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, जो मैंने बताई हेरिडिटी से रिलेटेड है, अनुवांशिकता से रिलेटेड है। तो ये क्या होती है, स्टैटिक होती है। तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो हमारी हेरिडिटी है वो क्या होगी, स्थिर होगी। हेरिडिटी हमारी स्थिर होगी, वो चेंज नहीं कर सकते हम, जो जैसा हमें नेचर ने बना के भेजा है हम वैसे ही रहेंगे, वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, मैं ये बात भी बता चुकी हूँ, जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है वो हाईली रिलेटेड होती है किससे, हमारी हेरिडिटी से। इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी, जो हमारा इंटेलिजेंस है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है हेरिडिटी से। किससे प्रभावित होती है, अनुवांशिकता से हमारी प्रभावित होती है बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस बुद्धि जो होती है हमारी प्रभावित होती है हमारी हेरिडिटी से। ठीक है, बट एनवायरमेंट का भी इसमें रोल होता है, उसको डेवलप, बुद्धि को अच्छे से डेवलप करने के लिए बहुत सारी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज पॉसिबल है, जिनकी वजह से बुद्धि का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। बट जो हाईली रिलेटेड होगी है, किससे रिलेटेड होगी, अनुवांशिकता से रिलेटेड होगी हमारी। नेक्स्ट, आई कलर, हेयर, स्किन कलर वगैरह, ये सारी जितनी चीजें हैं ये सब कहाँ से मिलेंगे, हमारी हेरिडिटी से मिलेंगे। बच्चे के पेरेंट्स अगर काले हैं तो बच्चा भी काला ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। कोई एक दो चांस होता है कि बच्चा भी किसी और पे चला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पेरेंट्स पे जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि वो किसी बाहर वाले पर्सन पे चला जाएगा। जनरेशन जो उसकी जनरेशन होगी उसी के ऊपर जाएगा। ठीक है, मामा के, चाचा के, ताऊ के, ऐसे जा सकता है वो, बट किसी और पे नहीं जाएगा, किसी और फैमिली में बच्चा नहीं जाएगा, वो उसी की जनरेशन में किसी पे जाएगा। ठीक है, आई कलर बच्चे का, आई कलर उसके पेरेंट्स की तरह भी हो सकता है या फिर किसी बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह भी हो सकता है। हेयर कलर भी उसके, या फिर हेयर ग्रोथ उसकी कितनी होगी, कैसे हेयर्स होंगे उसके, कर्ली हेयर्स होंगे, स्ट्रेट हेयर्स होंगे, बेबी होंगे, कैसे होंगे, जैसे भी होंगे, वो सब किस पर डिपेंड करेगा, उसकी अनुवांशिकता पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परामेंट, बच्चे का नेचर किस तरीके का है। ठीक है, वो जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, या फिर शांत रहता है, पीसफुल रहता है, इवन वर्स्ट कंडीशंस में भी, बेकार कंडीशन में भी वो अपने आप को संभाल लेता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी, अनुवांशिकता पर डिपेंड करेगी। ये ऐसा नहीं है कि जो टेम्परामेंट है वो सिर्फ अनुवांशिकता पर डिपेंड करेगा, वो एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसा बच्चा बचपन से देखता है अपने बड़ों को करते हुए, वैसे ही वो करता है। ठीक है, बट जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वो उसकी होती है, अनुवांशिकता की होती है।
जैसे बहुत बार बोल दिया जाता है कि लड़कियां होती हैं वो अपनी मम्मी में ही जाती हैं, तो किस में जाएंगी, काम करने में, या फिर मतलब जो उनका रहन सहन होता है वो मम्मी को देखती है तो उनकी ऐसी आती है। बट ऐसा नहीं सिर्फ वो देख के ऐसा करती है, उनके अंदर जेनेटिकली भी मदर की फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मम्मी के ऊपर जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि मम्मी के ऊपर ही जाएंगी, पापा के ऊपर भी जा सकती हैं, ठीक। उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारे वॉइस। वॉइस हमारी कैसी है, ये सब डिपेंड करता है किस पे, नेचर पे डिपेंड करेगा। और नेचर किससे रिलेटेड है, हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड। इधर आ जाओ, नेचर की बात कर लो, पोषण, ये किससे रिलेटेड होता है, हमारा वातावरण से रिलेटेड होता है। पोषण हमें वातावरण से ही मिलेगा, जितने भी बाह्य फैक्टर्स हैं ये सब कहाँ से मिलेंगे, हमें वातावरण से मिलेंगे। तो ये सब किस पे डिपेंड करेंगे, हमारे वातावरण पे डिपेंड करेंगे। मैंने बताया वातावरण जो होता है डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है। वातावरण को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। किसी बच्चे का वातावरण अच्छा नहीं है तो हम उसको वहाँ से दूसरे वातावरण में शिफ्ट कर सकते हैं, तो जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे डायनेमिक में क्या क्या जाएगा इसमें, वातावरण में मैंने बताया फिजिकल फैक्टर्स आएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स आएंगे, मेंटल, सोशल, ये बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये वातावरण में आ जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी चीजें, ठीक। नेचर और नर्चर की बात समझ में आ गई होगी, एक बार और रिपीट कर दो। नेचर क्या होता है, स्टैटिक होता है, और जो हमारी बुद्धि होती है वो ज्यादातर किससे रिलेटेड होगी, हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से रिलेटेड होगी, ठीक है। आई कलर हमारा, स्किन कलर, और हेयर्स कैसे होंगे हमारे, ये सारी चीजें आनुवंशिकता पर डिपेंड करेगी। टेम्परामेंट, वॉइस, एक्सेट्रा। नर्चर में क्या होगा, नर्चर हमारा हाईली रिलेटेड होगा एनवायरमेंट से, पोषण से रिलेटेड होगा, डायनेमिक होगा, ये परिवर्तनशील होगा, परिवर्तन इसमें संभव है, ठीक। यहाँ तक की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक वुडवर्थ ने डेफिनेशन दी है एनवायरमेंट और हेरिडिटी को लेकर, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उससे रिलेटेड, तो चलिए इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने, ये मैंने आपको बताया अभी ऐसे पहले। इन्होंने बोला है कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों हेरिडिटी और एनवायरमेंट आर इक्वली एसेंशियल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब है कि जो हमारा हेरिडिटी है और एनवायरमेंट है, दोनों बराबर तरीके से जिम्मेदार होते हैं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों बराबर तरीके से जिम्मेदार होते हैं, क्या क्या, हेरिडिटी और एनवायरमेंट हमारा, ठीक है। ये मैंने भी आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है पहले, एक समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट होता है वो हमारा इक्वली रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के ग्रोथ और ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब बात करते हैं, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट जो है, जो विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है। देखो प्रोडक्ट क्यों बोला गया है इसे, प्रोडक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हेरिडिटी है और एनवायरमेंट है दोनों ही बराबर तरीके से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। मैंने बताया मेन 2 फैक्टर्स ही होते हैं जो बच्चे के विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। वैसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो मेन होते हैं वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ वो सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे, वो सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, हेरिडिटी और एनवायरमेंट में वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मेन होते हैं वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट ही होंगे, ठीक। तो डेवलपमेंट को इसलिए बोला गया है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अब देखो मैंने आपको बताया हेरिडिटी किससे रिलेटेड है, नेचर, और जो हमारा एनवायरमेंट है वो किससे रिलेटेड है, नेचर से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है हमारा नेचर और नर्चर का भी, एनवायरमेंट और हेरिडिटी के प्रोडक्ट के साथ साथ ये किसका प्रोडक्ट है, नेचर और नर्चर का भी। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है, अगर ऑप्शन नहीं आता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाला और ऑप्शन आ जाता है नेचर और नर्चर वाला, तो हम क्या किससे टिक करेंगे, नेचर और नर्चर पे, क्योंकि नेचर हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड है और एनवायरमेंट हमारा, नर्चर हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। और मैंने आपको सेकंड या आई थिंक थर्ड क्लास में एक बात और बताई थी, दैट इज
हेरिडिटी इज हाईली रिलेटेड टू मैच्योरिटी और मैच्योरिटी इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। जो हमारी परिपक्वता होती है वो जो अनुवांशिकता होती है उससे हाईली रिलेटेड होती है, मतलब उससे संबंधित होती है। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लर्निंग होती है वो एनवायरनमेंट से संबंधित होती है। जो हमारी लर्निंग होती है वो एनवायरनमेंट से संबंधित होती है। तो बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। मैच्योरिटी एंड लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। देखो ये ना ये पूरा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना इसको। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है हमारा विकास। नेक्स्ट हमने बात की नेचर जो होता है हेरिडिटी से संबंधित होता है और नर्चर हमारा वातावरण से संबंधित होता है। तो जो विकास है वो हमारा नेचर और नर्चर का भी गुणनफल होगा। उसके बाद बात करते हैं मैच्योरिटी हमारी हेरिडिटी से संबंधित होती है, परिपक्वता हमारी अनुवांशिकता से संबंधित होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा विकास है वो मैच्योरिटी और लर्निंग का भी प्रोडक्ट है। मैच्योरिटी और लर्निंग का भी गुणनफल है हमारा विकास। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अभी बात करते हैं एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी के बारे में। ऐसे समझ लो उसके बारे में थोड़ा सा। एंड्रोगाइनस, हिंदी में भी आई थिंक इसको ऐसे बोलते हैं, और मतलब अगर नहीं बोलते होंगे तो आजकल एग्जामिनर इतना होशियार हो गया है कि इसको हिंदी में लिख के दे देंगे, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। इसलिए ये वाले वर्ड्स इंग्लिश में नाम कभी चेंज नहीं होगा, हिंदी में नाम चेंज हो जाते हैं। एक चीज़ के 5-5, 6-6 नाम होते हैं, ठीक, तो उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। आप कुछ और याद करके जाओगे, एग्जामिनर ने कुछ और वर्ड दे दिया, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा इजी होता है याद करना, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम होगा, ठीक है। तो ये होता है एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, इसके बारे में बात करते हैं। इसको डिटेल में हम पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ ऐसे इसको बात कर लेते हैं। देखो ये क्या होती है, बायोलॉजिकली तो पर्सनैलिटी के कोई टाइप्स नहीं बनाए गए, बायोलॉजिकल पर्सनैलिटी के कोई टाइप्स नहीं बनाए, बट हमने ह्यूमन्स ने बना दिए ऐसे। एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी होती है जिसमें एक बैलेंस होता है बच्चे के अंदर मदर और फादर के ट्रेट्स का। जो बच्चे के अंदर गुण आए हैं मदर और फादर से, जो बैलेंस फॉर्म में आते हैं जिसमें, वो क्या होगा, एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी। बैलेंस फॉर्म में मतलब जितने गुण मदर से आए हैं उतने गुण उसके अंदर फादर से आए हैं, तो वो क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा। तो उसको उस पर्सनैलिटी जो इस तरीके का बच्चा होगा उसके अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी उसकी बच्चे की, उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी। बैलेंस ट्रेट्स जो बच्चे के अंदर आए मदर और फादर से, ठीक है, एक बैलेंस वे में आए। अगर बच्चे के अंदर पेरेंट्स के ट्रेट्स ज़्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगी, मस्कुलाइन पर्सनैलिटी। अगर मदर के ट्रेट्स ज़्यादा होंगे, मदर के गुण ज़्यादा होंगे बच्चे के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, फेमिनाइन पर्सनैलिटी हो जाएगी, ठीक। और एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी क्या होगी, एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी वो होगी जो एक बैलेंस फॉर्म में मदर और फादर से बच्चे के अंदर गुण आए हैं, ठीक, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, ठीक, ये याद रखना। अब हमने आज बात की है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और ये भी बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मुझे मतलब आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको समझाई है वो सब समझ में आ गई हो, ठीक। एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो है इसलिए शायद थोड़ा धीरे वॉइस आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।